32 क्या बोलता है? 32 अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो 32 आपको बोलता है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आपको फरा याद होगा सीआरपीसी में भी अनसाउंड माइंड को लेकर एक चैप्टर था, जो आपने मुझसे कहा था कि यस मैम उसमें मैम। से कुछ आता ही नहीं है। फिर जब आपने पेपर दिया था तो आपको 100% याद आया होगा कि मैंने कहा था इससे पढ़ के जाओ, 100% कुछ ना कुछ आएगा, और मैम आपके पेपर में हाँ। एक क्वेश्चन आया था मैम 328। हाँ, तो आपका सीआरपीसी यस में अनसाउंड माइंड को लेकर बहुत अच्छा पीएचडी हुआ है ना, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको बहुत इजी जाएगा। मैम। ओके। चलो, याद आया ना उस्मा? नहीं? यस मैम, यस मैम, यस चलिए मैम। स्टार्ट करते हैं। माइनर टू सू बाय अ नेक्स्ट फ्रेंड। अभी नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब क्या है? माइनर खुद तो नहीं कर सकता है ना। माइनर की एक्चुअली देखा जाए तो उसको खुद को तो आता ही नहीं है कुछ करने के लिए, आता नहीं है इन द सेंस नॉट आता नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि माइनर की उतनी परिस्थिति नहीं है क्योंकि वो अंडर 18 हो गया, उसे क्या दिमाग है देखा जाए तो जब भी कोई सोर्ट इंस्टीट्यूट होता है इन इज नेम बाय अ पर्सन। अब ये ना टेक्निकल बात है, तो यहाँ पर सीखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब माइनर कोई सूट फाइल करता है तो क्या माइनर जाके सूट फाइल करता है, क्या वो प्लीडर अपॉइंट करता है? हमने कुछ तो नेक्स्ट फ्रेंड के बारे में ऑर्डर नंबर 23 में भी कुछ तो पढ़ रखा है, अगर थोड़ा थोड़ा याद आएगा तो। यस मैम, यस मैम। क्या पेरेंट्स कहाँ या पढ़ा है? कोई लीगल गार्डियन या कोई भी उसके साथ का जो भी इंसान है हम्म। वो कर सकता है उसके। ऑर्डर नंबर 1 रूल 10 क्या बोलता है? याद करो, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 याद करो। याद तो आपको ऐसे ही होना चाहिए यार, याद करो ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 क्या बोलता है? सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। याद आया आपको कि यहाँ पर सूट इन द यस नेम मैम। ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ अगर समझो, नेक्स्ट फ्रेंड जो है या गार्डियन है या कोई भी है, अगर आप रॉन्ग नेम यूज करते हो तो उसके वजह से भी आपका सूट डिसमिस होता है। ठीक है, तो हर कोई सूट जो भी आप ऑर्डर 32 के अंदर देखोगे, तो आप कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड अगर माइनर की जगह पे फाइल करता है तो हमें ना प्लीड करना पड़ता है। इस बात को आपको है कि सेक्शन इंडियन मेजोरिटी एक्ट कौन से ऑर्डर के बारे में बात करता है, तो इट स्पीक्स अबाउट ऑर्डर नंबर 32। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। When a suit is instituted without next friend, plain to be taken off the file। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? ऑफ, ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है? टेकन ऑफ। इस बारे में कभी सुना है क्या? किसी ने बताया कि टेकन ऑफ का मतलब क्या वापसी होता ले है यहाँ पर? लेना। हाँ, वो वापसी ले लेना जब क्या वापसी कहते ले हैं। मैम लेना, हटाना। हटाना, वापसी ले लेना, ये बात याद रखना। टेकन ऑफ यहाँ निकाल पे देना। इसलिए बोला, निकाल देना, वेरी गुड। तो जहां पर कोई भी सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ अ फाइनर और बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड, द कोर्ट में एट एनी सूट आइदर इट्स ओन मोशन यानी खुद से, या कोई एप्लीकेशन किसी डिफेंडेंट ने लगानी है यानी लगाई है, तो for the reasons to be recorded order a next friend to give a security for the payment of all the costs incurred likely to be incurred by the defendant। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सीधी सी बात है कि अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है माइनर के बिहाफ पर और उसका कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, तो प्रतिवादी क्या करेगा? अप्लाई करेगा कि उसके प्लेन को टेकन ऑफ द फाइल लिया जाए। ठीक है,
उसका भी ये पार्ट लिया जाए। तो विद द कॉस्ट टू बी पेड बाय द प्लीडर। देखो अब क्या होता है ना, ये छोटी छोटी माइनर चीजें हैं जो आप लोगों को, जब आप प्लेन बनाते हो ना, तो ये चीजों को नजरअंदाज मत करना कि अगर सामने से कुछ नहीं आए तो ऑब्जेक्शन ले लेना फटाफट। फटाफट आप ये बोल सकते हो कि अरे नेक्स्ट फ्रेंड तो है नहीं, उसकी उम्र को लेकर आप सूट को डिसमिस करवा सकते हो। यही छोटी छोटी पॉइंट्स है जो सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूमात होना बहुत जरूरी है। ठीक है। Notice of such application shall be given to such person and the court after hearing his objection, if any, make an order if it thinks fit। अभी देखो नोटिस सच अगर कोई एप्लीकेशन दिया है तो उस चीज का भी नोटिस निकलता है। कोर्ट अगर उसकी हियरिंग लेती है, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद में कोर्ट जैसा ऑर्डर करना चाहे, जैसा ठीक समझे वैसा ऑर्डर करेगी। समझे? जी मैम। यस मैम। मैम यहाँ अभी जो वर्ड यूज हुआ पूरी है, प्लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। हाँ फारा, यहाँ पर पूरी प्लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि कॉस्ट भरना है तो भी प्लीडर को आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट फ्रेंड तो कुछ है ही नहीं। माइनर तो अपने जेब से पैसा नहीं देगा, कोर्ट बोलेगी तू उसका प्लीडर बनना है, चल तू भर। हाँ अभी आप मैम पूछो क्या ये पूछ जो रहे हो। वर्ड यूज हुआ है ना, प्रतिवादी ये आवेदन कर सकेगा कि वाद पत्र फाइल से निकाल दिया जाए। फाइल से हाँ निकाल दिया जाए मतलब रिजेक्ट नहीं हो रहा है, उसे ये बोला जाएगा कि नेक्स्ट टाइम को लेकर के आए। हाँ, या तो नेक्स्ट फ्रेंड को लेके आओ या तो उसका वाद पत्र जो है इसको निकाल के बाहर फेंको, यानी कि रिजेक्ट कर दो, निकाल कर दो उसका। ठीक है ना, ओके। क्योंकि ऑब्जेक्शन ले रहा है ना, प्रतिवादी ऑब्जेक्शन ले रहा है इस बात को लेकर। यस मैम। ठीक है, चलिए अब रूल 2A क्या बोलता है। रूल 2A ये बोलता है सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय द नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन सो ऑर्डर्ड। अभी देखो, जैसे कि हमने देखा है कि वादी से भी कोर्ट सिक्योरिटी लेता है कि अगर तू बाहर देश चले गया तो हम तुझे कहां से पकड़ के लेके आएंगे। तो यहाँ पर तो ये नेक्स्ट फ्रेंड है, माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड है। हम थोड़ी इसको पर्सनली जानते हैं, कोर्ट थोड़ी इसको पर्सनली जानता है। तो कोर्ट क्या कहेगा, आप सिक्योरिटी भरो ना, आप सिक्योरिटी दे दो कि अगर कोई भी बात होता है तो माइनर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। आप माइनर के डिसीजन ले रहे हो कि कल को अगर बात पलट जाती है, कुछ कॉस्ट भरना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज करनी पड़ती है, माइनर तो अपने जेब से भरने के लिए केपेबल ही नहीं है, उसकी तो औकात ही नहीं है भरने के लिए, उसको तो समझ ही नहीं है क्योंकि वो 18 साल का ही नहीं है। तो कौन भरेगा भाई। तो इसी वजह से इससे सिक्योरिटी ली जाती है कि तू उसका नेक्स्ट फ्रेंड बनता है ना, चल बन। अब तू उसमें क्या करेगा। मैम हाँ मैम अगर सूट चलते हुए वो माइनर मेजर में कन्वर्ट हो जाता है, 18 कंप्लीट कर लेता है, तभी क्या? तभी तभी ये होगा कि अगर सूट कंप्लीट करते माइनर मेजर हो जाता है तो माइनर उसको मान के भी चल सकता है, या माइनर उस सूट में जाकर ये भी कर सकता है कि सर मेरा जो सूट है नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन ने सही से नहीं चलाया, उसमें बहुत सारी हिंड्रेंस थी, उसको चेंज करने के लिए वो ऑब्जेक्शन ले सकता है उसके बाद में। मैं माइनर था, मैं मेजर हो गया हूँ, मैं अपना सूट खुद चलाने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। अब इस सिक्योरिटी को क्या हटा दिया जाए, नेक्स्ट फ्रेंड को हटा दिया जाए, गार्डियन को हटा दिया जाए, मैं खुद लड़ूंगा। आगे पढ़ोगे इस बारे में, ओके आप मैम। जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो ना इसके बारे में आप इसी ऑर्डर के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, ओके। चलो। कोर्ट क्या कर सकती है, डिफेंडेंट को भी ये कर सकती है जहां पर हमने देखा। अब नेक्स्ट बात ये बोलता है कि वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय एन इंडिजेंट पर्सन द सिक्योरिटी शैल इंक्लूड द कोर्ट फीस पेबल टू द गवर्नमेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज इंडिजेंट। इंडिजेंट क्या होता है, गरीब, सुना है क्या। मैम गरीब इंडिजेंट जो मतलब होता है, क्या निर्धन। है ना। यस मैम मैम। शायद निर्धन, 33 है। वो फाइनेंशियली केपेबल नहीं होता। मैम निर्धन व्यक्ति। सकते। लेकिन मैंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ती है। गवर्नमेंट बोलेगी तुम मर जाओ लेकिन हमारा पैसा दे दो, तो वो रेवेन्यू इस तरीके से इंडिजिनियस पर्सन से क्या करेगी, अब तो वो गरीब रहा तो सिक्योरिटी लेगी कोर्ट फीस को लेकर, उससे जो भी उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है या जो भी उसके पास पड़ा हुआ है उसकी सिक्योरिटी लेके कोर्ट बोलेगी कि ठीक है आगे आ जाओ, केस करो। फिर जब इस
अगर समझो उसके बावजूद भी वो कोर्ट फी नहीं भरता है तो वो सिक्योरिटी का पैसा कोर्ट फी में जमा किया जाएगा। ठीक है, आगे सब रूल 3 क्या बोलता है? ये जो प्रोविजन है रूल 2 का 25 शल so far as it may be applied to the suit when the court makes an order this rule directing the security to be furnished। यानी कि इस 25 ऑर्डर के अंदर जो हमने 25 के रूल 2 में देखा था कि कोर्ट सिक्योरिटी ले सकती है या डायरेक्शन दे सकती है कि तुम बाबा सिक्योरिटी देखो क्योंकि कल तुम भाग गए तो हम कहाँ से पैसे निकालेंगे, तो उस वजह से ये सिक्योरिटी के पार्ट को यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, यस मैम। 25 रूल 2 क्या बोलता है? मैम प्लेंटिफ से लेती है कोर्ट हाँ, सिक्योरिटी, और अगर अगर वो नहीं दे पाता तो उसको बोलता है जिसमें वो डिफॉल्ट होता है। हाँ तो नहीं सूट दे पाता, डिसमिस हो जाता है, अगर नहीं दे पाता है तो सूट क्या हो जाता है? डिसमिस डिसमिस हो हो जाता है। जाता वेरी गुड, चलिए अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है? गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट्स। अभी गार्डियन का मतलब तो इसका मतलब यही है ना कि पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं, भाई बहन भी हो सकता है गार्डियन के अंदर, या उसको जिसने पाला है वो भी हो सकता है गार्डियन के अंदर। तो गार्डियन का मतलब क्या है? वेयर द डिफेंडेंट इज अ माइनर, जहां पर प्रतिवादी माइनर है। अभी हम वादी 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 तो देख के आए, लेकिन यहाँ पर माइनर कौन है? प्रतिवादी। अगर वो माइनर है और उस फैक्ट पे सेटिस्फाई होती है कि ये माइनॉरिटी है, तो उसको भी तो प्रॉपर पर्सन टू बी चाहिए ना कि जो उसको एज अ गार्डियन करके केस चलाए, क्योंकि वो तो माइनर हो गया भले वो प्रतिवादी है। तो क्या हुआ? In order to appointment of a guardian for the suit may be obtained upon the application in the name of, जब वादी अभी क्या करेगा? एप्लीकेशन लगाएगा, सर प्रतिवादी माइनर है वो खुद सूट तो नहीं चला सकता है, या तो उसको बोलो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन लाने के लिए, या कोर्ट से आप कहेंगे कि सूट डिसमिस कर दो। जब उसको मालूम ही नहीं है तो वो कैसे सूट फाइल करेगा ना। विकी अपना वीडियो ऑन रखो। मैम अगर सूट ही गार्डियन के खिलाफ हो फिर? सूट ही गार्डियन के खिलाफ हो तो क्या हुआ? उसका नेक्स्ट फ्रेंड तो चला ही सकता है ना, भले ही सूट गार्डियन के खिलाफ ही तो होगा। मतलब सूट गार्डियन के खिलाफ हो। यस मैम, यस बेटा मैम। गार्डियन तो खुद ही चला सकता है ना, मैम गार्डियन तो खुद ही अगर चला सकता है ना। गार्जियन के खिलाफ अगर प्लेंटिफ जो है, गार्जियन जो है वो डिफेंडेंट हो, सुनो, इन दैट अगर केस। गार्डियन डिफेंडेंट है और माइनर को उसके खिलाफ कुछ करना है, तुम कंफ्यूज हो रही हो। यस ये मैम। देखो, अभी वादी है, प्लेंटिफ है, वो माइनर है, ठीक है, उसे नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन लाना है। अब वो यस प्लेंटिफ का मैम। नेक्स्ट गार्डियन है और वही उसका प्रतिवादी है, ऐसे तुम जो सोच रही हो, तो नहीं ऐसा मैम, नहीं वो होता नहीं है। लिखा है। इसमें लिखा है ना कि गार्जियन जो है वो उसके खिलाफ, उसके इसमें उसके तरफ से केस फाइल करेगा। लेकिन अगर माइनर को गार्जियन के खिलाफ ही केस करना हो, प्रॉपर्टी का कोई मसला हो, फिर? माइनर कोई गार्डियन के खिलाफ केस करना हो तो माइनर अपना नेक्स्ट फ्रेंड लेके आके गार्डियन के खिलाफ कर सकता है। जैसे आपकी एग्जांपल बताऊं, आप 125 की एप्लीकेशन समझो। मैम फिर नेक्स्ट फ्रेंड अब बनेगा मेरी, कौन? यस मैम, यस मैम। सुनो सुनो सुनो, मैं आपकी बात समझी, एक सेकंड रुको। 125 की एप्लीकेशन है। यस अब मेरी जो माँ है ना, अब यस मेरे मैम। पिताजी तो नहीं है, मेरी माँ है। अब मैं समझो कॉलेज में पढ़ती हूँ, ठीक है, और मैं माइनर हूँ, यस मैम। और मुझे मेरी माँ के खिलाफ केस करना है कि मेरी माँ मेरे को यस मैम। कॉलेज फीस भरने के लिए पैसा नहीं देती, और मैं माइनर हूँ, मैं उतना कमाती नहीं हूँ, तो मैं कैसे करूंगी? ये आपका क्वेश्चन है, बराबर? एम आई राइट? यस मैम। यस। यस तो मैम। मैं अपने यस गार्डियन मैम। के अगेंस्ट जा रही हूँ, मैं अपने गार्डियन के अगेंस्ट एज अ माइनर केस फाइल करना है, पर मेरे गार्डियन के अगेंस्ट करना है, तो मैं एज अ माइनर किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड को लेकर मेरे गार्जियन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ, किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड को लेकर। कोई भी ओके रिलेटिव मैम। उठा लीजिए, बुआ उठा लीजिए, ओके मैम। बहन उठा लीजिए, उनको उठा के भी मैं मेरे गार्डियन के खिलाफ ठोक सकती हूँ। गॉट माई पॉइंट? मैम ओके वेरी मैम। सिंपल एग्जाम्पल। मैम 125 तो बहुत होता ही है
ऐसे होता ही है कि गार्डियन के खिलाफ जब डॉटर को मेंटेन नहीं किया जा सकता है, उसकी स्कूल फीस या उसकी ट्यूशन फीस या उसकी कॉलेज फीस भरने के लिए, तो हम गार्डियन के खिलाफ भी जाके 125 की एप्लीकेशन करते हैं कि सर आप इनको, कोर्ट को ये दरखास्त करते हैं कि सर इसको बोलो कि मुझे एज अ मेंटेनेंस अमाउंट मेरी स्कूल फीस भरने का इनको ऑर्डर दिया जाए। तो उसको लेकर मैं गार्डियन के अगेंस्ट ही तो जा रही हूँ, तो मुझे केस फाइल यस करने के लिए किसकी तो मदद लेनी पड़ेगी, मैं तो माइनर हो गई, मेरा तो कोर्ट विश्वास नहीं करेगी, तो मैं किसको लेके जाऊंगी यार, नेक्स्ट फ्रेंड को लेके जाऊंगी, जो मेरा रिलेटिव होगा उसको लेके जा सकती हूँ। मेरा चाचा हो सकता है, मेरी चाची हो सकती है, मेरी बुआ हो सकती है, मेरे अंकल हो सकते हैं, मेरी आंटी हो सकती है, एनीबडी, एनीबडी। समझे? आर ओके यू मैम। ओके विद दैट स्वीटहार्ट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो, यस मैम, आ गया समझ। समझ आ गया ना? चलो, वेरी गुड। गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ माइनर्स डिफेंडेंट, यानी कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है प्रॉपर पर्सन। उस्मा, इवन अ कोर्ट कैन अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन। अगर आप में से किसी के पास प्रॉपर पर्सन नहीं है, तो कोर्ट भी किसी को उठा के आपको दे सकती है कि ठीक है, ओके फाइन, आप अंकल को मत लेके आओ, आप आंटी को मत लेके आओ, बुआ को मत लेके आओ, चाचा को नहीं लेके आओ, चाची को नहीं लेके आओ। तो इवन कोर्ट आपके इस चीज में गाइडेंस लेके आने के लिए आपको एक प्रॉपर पर्सन गाइडेंस के लिए अपॉइंट करके दे सकती है। ठीक है? क्योंकि कोर्ट को तो समझ में आ गया ना आप माइनर हो, तो कोर्ट को आप बोलेंगे यस सर मैं मैम। माइनर हूँ, मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं है, समझो उसके घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना बुआ है ना यस कोई मैम। है, तो वो किधर जाएगा? उसको तो गार्डियन के खिलाफ लड़ना है, मेरी तो माँ ही है, मेरे घर में और कोई नहीं है, समझो। तो मैं कोर्ट को बोलूंगी सर यस मेरा मैम। तो कोई नहीं है, तो कोर्ट को बिलीव करना पड़ेगा, हाँ बच्ची तो सही बोल रही है, कोई नहीं है, तो कोर्ट मुझे एक प्रॉपर पर्सन अपॉइंट करके देगी जो मेरे जगह पे जाके मेरा केस चलेगा। ठीक है? ओके मैम। मोर ओके मैम। क्लियर, मोर क्लियर, यू कैन सी इट इन यस दिस। मैम। यस मैम। आप रूल 3 में देखो कि वेयर द यस मैम। डिफेंडेंट माइनर कोर्ट ऑन बीइंग satisfied on the fact of shall appoint a proper person to be a guardian for the suit of our minor, कोर्ट अपॉइंट करके देगी प्रॉपर पर्सन। ठीक है? यस मैम। ओके ना? यस मैम। ओके। सब रूल 2 क्या बोलता है? एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन ऑफ द सूट मे बी obtained upon the application or name of behalf of minor or by the plaintiff। अब ऐसी कोई ऑब्जेक्शन आती है या ऐसा कुछ भी आता है, तो एप्लीकेशन को मूव करके सकते हैं, प्लेंटिफ अप्लाई करेगा कि गार्डियन को अपॉइंट किया जाए, प्लेंटिफ अपॉइंट की एप्लीकेशन लगाएगा, या तो उसके गार्डियन को अपॉइंट करो या तो कुछ करो। ठीक है? सब रूल 3 बोलता है कि सच एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। अब पता है आपको एफिडेविट क्यों लिया जाता है? व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द कोर्ट टू आस्क फॉर एन एफिडेविट? क्या जरूरी है कि कोर्ट आपको बोलती है कि भैया एफिडेविट दे दो? रीजन क्या है वो एफिडेविट देने का? उसका रीजन क्या होता कि है कि जो भी कहीं ये ना बता कहीं, रहे हैं, जो भी प्लेंटिफ बता रहा है वो सही है। क्या हमने इट्स लाइक एन 340 ओथ। सीआरपीसी पढ़ा है? हमने 340 सीआरपीसी पढ़ा है कभी? तो आप लोगों ने यस तो पढ़ा ही मैम। होगा यस मैम। 340 सीआरपीसी, यस मैम। है ना? फरा याद कर यस रही है। मैम। फरा एविडेंसेस जो झूठे देते हैं, प्रिजरी की एप्लीकेशन, यस जब मैम। कोई साक्ष्य झूठे देने के बाद में कोर्ट तो उनके मैम ऊपर तो आप झूठी, 344 है। नहीं बेटा 340 सीआरपीसी 340 प्रिजरी की एप्लीकेशन, अगर आपने कुछ भी झूठे साक्ष्य या मैम झूठी थोड़ा कोई भी सा चीजें, हाँ यस मैम, थोड़ा सा फॉल्स करेक्ट, एविडेंस पे है वो। फॉल्स एविडेंस अगर कोर्ट में देते हो आप कोई भी फॉल्स एविडेंस, तो उसके ऊपर 340 सीआरपीसी खोल के देखो 340 क्या बोलता है, तो यहां पर और भी क्लेरिफिकेशन आएगी जो मैं बोल रही हूँ। पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसा टेंशन मत लो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट चले जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। मैम इसमें आ रहा है विड्रॉल ऑफ पावर्स। 340 सीआरपीसी। यस मैम सीआरपीसी। हाँ, क्या बोल रहा है? विड्रॉल ऑफ पावर्स। यस मैम। मैम इसमें तो छूटे के लिए मैंने सिर्फ 344 पढ़ा था, देखती हूँ मैम, इसको तो हाई कोर्ट। मैम 195 का प्रोसीजर बताया है। वो 195 का प्रोसीजर, क्योंकि उसमें भी तो फॉल्स एफिडेविट देते हो ना आप, झूठा एफिडेविट, Yes, ma'am. झूठे एविडेंसेस फाइल करना,
यस मैम। हाँ, अब याद आया मैडम मैम को, अब तो याद आया। वो उलट होता है थर्टी फोर बेसिकली। है हाँ, तो मैम। यही तो 34 गलत पे चीज देख रहे हैं, वो याद नहीं। नहीं 340, नहीं हाँ मैम वो तो है, वो तो है ना। बताती हूँ मैम। अब थर्टी याद आया फोर ना देख ली 340 मेरा क्या है। माइंड। चलो चलो, यस वेरी मैम। गुड। अब आपको हमेशा के लिए 340 भी याद आ गया। तो 340 में अगर आप कुछ झूठा एफिडेविट देते हो ना, तो कोर्ट से कहते हैं कि सर आप इनके ऊपर 340 एप्लीकेशन के ऊपर ये करो, कार्रवाई करो आप, कि इन्होंने झूठे एफिडेविट दी है, झूठा केस फाइल किया है, झूठे साक्ष्य दिए हैं, झूठे गवाह दिए हैं। तो यही तो हमको 340। तो इसीलिए क्या करते हैं, देखो गार्डियन कौन मालूम नहीं, नेक्स्ट फ्रेंड कौन मालूम नहीं। कोर्ट उनको जानती है क्या, बिल्कुल नहीं जानती। कोर्ट उनको बिल्कुल नहीं जानती। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोर्ट नहीं जानती तो कोर्ट क्या करती है, एफिडेविट लेती है। वैसे भी एफिडेविट लेती है कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हो। बराबर। आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, मैं कसम, भगवान कसम, जो कहूंगी सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। तो ये एफिडेविट में वेरीफाई किया जाता है कि जो कंट्रोवर्सी है, जिस चीज को लेकर आप सूट लेके आए हो, जो भी चीज लेके आए हो, वो फिट पर्सन टू बी अपॉइंटेड। इसीलिए कोर्ट क्या करती है, वो पर्सन को अपॉइंट करती है और उसके हिसाब से उससे एफिडेविट लेती है। और उस एफिडेविट को सपोर्टिंगली वो माइनर को सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि उसका तो कोई नहीं है ना, है ना, भगवान तो है। तो इसीलिए भगवान कसम जो कहूंगा सच कहूंगा। ये है हमारा सब क्लॉज 3। तो सब क्लॉज 4 क्या बोलता है, नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन द एप्लीकेशन अंडर द रूल एक्सेप्ट अपॉन द नोटिस टू एनी गार्जियन। कोई भी गार्डियन को अपॉइंट कर रहे हो तो सूट है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो वो पर्सन को ऑलरेडी गार्डियन है, जब तक उसको नोटिस नहीं दिया जाएगा। अभी देखो क्या होता है ना, कोर्ट कभी कभी क्या करती है ना, किसी भी अपने कोर्ट पर्सन को या ऐसे करके बोलती है कि उसके कोर्ट में कोई बंदा काम कर रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगी, आप इस बंदे को हेल्प करने के लिए गार्डियन बन जाओ, नेक्स्ट फ्रेंड बन जाओ। तो उससे क्या होगा, उस बेचारा जो माइनर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा ना। तो इस चीजों के लिए क्या किया जाता है, उस माइनर को या उस गार्डियन को क्या किया जाता है, नोटिस निकाला जाता है। तो देखो क्या बोलते हैं, ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एप्लीकेशन अंडर द रूल एक्सेप्ट अपॉन द नोटिस टू एनी गार्डियन ऑफ द माइनर अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इन दिस बिहाफ। अब ये 2 लाइन है ना, इस 2 लाइन का पहले अच्छी तरह से मतलब समझो, क्योंकि आपको ये हमेशा के लिए याद होगा। ऑर्डर शेल बी मेड ऑन एनी एप्लीकेशन, ऑर्डर किसी भी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देता है वादी कि भैया इसके पास तो माइनर ही नहीं है, प्रतिवादी भी देता है, अरे भैया इसके पास तो माइनर, ये तो माइनर है, इसके पास कोई गार्जियन या लीगल कोई है नेक्स्ट फ्रेंड, उसको लाने के लिए कहो, वरना तो केस चलेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो एक्सेप्ट अपॉन अ नोटिस, नोटिस देने से किसी भी गार्डियन को, किसके गार्डियन को कहा जा रहा है, माइनर के गार्डियन को क्या किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है बाय एन अथॉरिटी, कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है, वेयर देर इज नो सच गार्डियन, ना उसका माँ बाप है, ना उसको मदर है, ना उसको फादर है ना। जो मुझसे उस्मा ने पूछा अभी, देखो उस्मा, ठीक है, देखो उस्मा, आफ्टर हियरिंग एनी ऑब्जेक्शन विच मे बी अर्ज ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, तो इसके लिए कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी बंदे को, प्रॉपर पर्सन को, यानी वो कोर्ट का भी बंदा हो सकता है, और उसे भी कोर्ट कह सकती है कि आप इसके लीगल गार्जियन बन के, आप इसका केस लेके नेक्स्ट फ्रेंड बन के आप इसको चलाने दीजिए। तो ऐसे भी हेल्प होता है जहां पर मदर फादर ही नहीं है। ठीक है ना, समझे या नहीं भाई। मैम झूठी ओथ वाला यस मैम, फिर समझ रहे आईपीसी मैम। से भी लिंक करेगा ना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, 195, 181। 181, 195 जो अपने प्रोविजंस है इसके, जिसमें आप यस मैम झूठा 180। नोटिस देते हो। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मैं 340 से क्यों लिंक करवाया आपको पता है, क्योंकि सीआरपीसी हम थोड़ा भूल जाते हैं, आईपीसी मैम हमें 34। हमेशा याद होती है। सही है। ठीक है, चलिए, अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सब रूल 1 to be a guardian for the suit of a minor unless the appointment is terminated or by a retirement, removal, death, अगर कोई मर जाता है, कोई रिटायर हो जाता है, किसी की टर्मिनेशन की जा रही है, तो आपको अपॉइंटमेंट के बाद जो
सूट के अंदर आपका पर्पस क्या है? केस है, आप गार्डियन अपॉइंट करके लाए हो, तो जब तक कोर्ट उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट नहीं कर देती, खारिज नहीं कर देती, खत्म नहीं कर देती, तब तक वही गार्डियन चलता रहेगा। या वो मर जाए तो अलग बात है, रिटायर हो जाए तो अलग बात है। आपको नमाज के लिए जाना है? नहीं मैम, अजान हो रही थी, वो तो बाद में सुनी। अच्छा, Yes. तो यहाँ पर जो रिटायरमेंट और रिमूवल नहीं होता है ना, तब तक उनको रिमूव नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग अगर वो अपील में है तो भी उनको नहीं निकाला जा सकता, रिविजनल कोर्ट में है तो भी उन्हें नहीं निकाला जा सकता, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है तो भी उन्हें नहीं निकाला जा सकता, जब तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती, जैसे कि जब तक कोर्ट उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट नहीं करती। समझे विक्की जी? समझे? जी मैम, समझ रहे हैं। मैम नेक्स्ट उस्मा फ्रेंड जी? को ना, हाँ, नेक्स्ट यस फ्रेंड मैम, को, यस मैम। गार्जियन को। यस मैम। अगर गार्डियन मर गया तो क्या होगा? फिर दूसरा गार्डियन तो चाहिए ना, अगर वो माइनर है तो उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाएगी, है ना? उस्मा दूसरे बेटा, बनने से फिर श्योरिटी लेंगे। सिक्योरिटी नॉट श्योरिटी, यस मैम। हाँ, वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी। बच्चा, हाँ, नॉट श्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी ये हमारा सिविल है, यस मैम, श्योरिटी बस इन क्रिमिनल। ओके स्वीट, चलिए। डिक्री अगेंस्ट माइनर not to be satisfied unless prejudice would has been caused to his interest। अब डिक्री हो गई, क्या होता है ना, अब आपने ऑर्डर 21 को इतने दिल से, दिमाग से, जेडी को पढ़ा, डिक्री होल्डर को पढ़ा, दोनों को मिला के आपने एकदम समझ लिया है कि जेडी कौन है, डिक्री होल्डर कौन है। तो यहाँ पर डिक्री हो गई किसके खिलाफ? माइनर के खिलाफ। अब माइनर बोलता है मुझे वो डिक्री मंजूर नहीं है, आप उस डिक्री को फेर बदल कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। लेकिन अनलेस द प्रिजुडाइज हैज बीन कॉज, यानी कि कोर्ट देखेगी कि क्या इस डिक्री के वजह से कोई एडवर्स इंटरेस्ट हुआ है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, वो सारी चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, जब जेडी बन गया माइनर, तो डिक्री सेटिस्फाइड अगर नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन कोई हाँ, जो एडवर्स इंटरेस्ट की बात होती है, जब तक लॉफुली डिक्री पास कर दी गई है तो प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले का एडवर्स इंटरेस्ट था, जिस वजह से माइनर को इरिपेरेबल लॉस हो सकता है, ये डिक्री लॉफुल डिक्री नहीं है और उससे लॉस होगा जो पैसों में भी कंपनसेट नहीं किया जाएगा। ये है आपका रूल नंबर 3A। मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने उसको आपका जिस्ट एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली 3A बोलता क्या है। ठीक है, अब माइनर ने कह दिया कि सर मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये डिग्री मेरे ऊपर लग जाएगी तो कोर्ट को ये दिखाना पड़ेगा माइनर को कि भैया इन लोगों ने, हो सकता है ना गार्डियन ने उस डिग्री को करवाया, माइनर को जजमेंट डेटर बनवाया, कि उसने डिग्री होल्डर से मिलके कि आधा पैसा तू ले ना, आधा पैसा मुझे दे देना, मेरे को तो वैसे भी पैसे से मतलब है, माइनर मुझे कौन सा पैसा देने वाला है, तो क्यों ना मैं डिग्री होल्डर से पैसे लेने के चक्कर में इसके खिलाफ डिग्री करवा दूं। किसके खिलाफ? माइनर के खिलाफ। तो माइनर ने कोर्ट को दिखा दिया कि सर अगर आपने ये डिग्री सेटिस्फाइड नहीं की तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो पैसे में भी कंपनसेट नहीं किया जाएगा, मेरे इंटरेस्ट चले जाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीजों को मद्दे रखते हुए कोर्ट देख के ही सेटिस्फाइड करती है। और सेटिस्फाइड का प्रोविजन कहाँ पे पढ़ा है हमने? ऑर्डर नंबर सेटिस्फाइड, डिक्री सेटिस्फाइड का एप्लीकेशन कहाँ पे पढ़ के आए हो? ऑर्डर 9। रूल कहाँ 13, पे? ऑर्डर 9, रूल 13। ऑर्डर 9 रूल 13 एक्स पार्टी डिक्री सेटिस्फाइड। वेरी गुड। चलो, मैम ये याद ही नहीं मजा आ रहता है रहा है कहाँ वैसे। पढ़े हैं सर। क्यों नहीं याद रहता है? मेरे वीडियोस देखते ही नहीं हो तुम? यूट्यूब तो ऐसे ही पड़ा है मेरा।
देखना ही मत, तुम लोग टाइम पास करते रहना उसमें। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक एक चीज कितनी बार बोलती हूँ बच्चे, आप लोगों को तो रूल्स याद होना चाहिए जैसे अब मुझे है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, हु मे एक्ट एज अ नेक्स्ट फ्रेंड और बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर द सूट। कौन कौन अपॉइंट हो सकता है ना? ये तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो गई कि मेजर साउंड माइंड, सुना था क्या आपने? वो कर सकता है इस मैम चीज को। सेक्शन 10। यस, जो साउंड माइंड सेक्शन है। 11 सेक्शन 11, वेरी गुड। सेक्शन 10 किसने कहा? मेरी उस्मा मैम ने, है ना मेरी उस्मा? तुम ही कर सकती हो ये सारी कांड। चलो, अब रूल नंबर 1 साउंड माइंड के बारे में बात करता है। अपने बैरक में लिख दो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, टेंशन ही मत लो। रूल इसके बाद में प्रोविजो अथॉरिटी की बात करता है, अथॉरिटी अपॉइंटमेंट की बात करता है। सब क्लॉज 2 गार्डियन के बारे में बताता है, सब क्लॉज 2 गार्डियन के बारे में बताता है। सब क्लॉज 3 रिटर्न कंसेंट के बारे में बताता है। सब क्लॉज 4 कोर्ट किसी को भी अधिकार ऐसा दे सकती है गार्डियन अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिया। चलो अब इसका जिस्ट बता देती हूँ। देखो, जब किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड को अपॉइंट करना है या गार्जियन को अपॉइंट करना है सूट के लिए, तो ये तो बेशक सी बात है कि साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। अगर माइनर खुद कर सकता तो गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड को क्यों ढूंढता यार? कॉमन सेंस की बात है, जो हमें सब रूल 1 बताता है। अब सब रूल 2 में यहां पर ये बोलता है एडवर्स इंटरेस्ट निकल जाने के बाद क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अगर उसका एडवर्स इंटरेस्ट निकल के आ गया कि अरे मेरे को तो पैसे मिलेंगे, अरे मेरे को तो फ्री में ये मिलेगा, ये सारी चीजें आएगी, तो उसकी सर्विसेज को क्या करेगी? कोर्ट टर्मिनेट कर देगी। हमने देखा प्रोविजो ये बोलता है। सब रूल 2 क्या बोलता है? न्यू पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए। अगर वहां पे धोखेबाजी है तो क्या करना पड़ेगा? न्यू पर्सन को ही तो अपॉइंट करना पड़ेगा, वरना कैसे चलेगा? फायदा ही नहीं है कुछ, हम करने आए हैं तो उसको तो खत्म करेंगे। फिर उसके बाद में सब रूल 3 बोलता है रिटर्न कंसेंट। कोर्ट भी देखो, कोर्ट को क्या पता है ना गार्डियन अपॉइंट करने से क्या होगा, तो उसका रिटर्न पर्सन, नो पर्सन शैल विदाउट द कंसेंट इन राइटिंग शुड बी अपॉइंटेड, यानी कि कोर्ट क्या करेगी? रिटर्न कंसेंट लेगी। बाबा दे दे, लिख के दे दे कि तू उसका गार्डियन बनने के लिए तैयार है, तू इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, तू इसको धोखा नहीं देगा, तू इसको चीटिंग नहीं करेगा। ये बात है। अब सब रूल फूल क्या 4 क्या बोलता है? कोई भी फिट पर्सन मिल, अभी देखो कोई भी फिट पर्सन ही चाहिए ना, जो गार्डियन के तरह कोर्ट के सामने, या ऑफिसर को गार्डियन की तरह बना के, वो पार्टी भी हो सकता है। देखो अगर कोई खर्चा करना है, कुछ भी खर्चा, पैसे का खर्चा करना है, जो भी करना है, तो क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे? पार्टीज क्या खर्चा उसके जेब से करेगी क्या? हाँ, कोर्ट क्या करेगी? क्या करेगी कोर्ट? अपने जेब से खर्चा करेगी? नो नहीं मैम, ना। तो क्या वो करेगी कोर्ट? गार्डियन से लेगी। गार्डियन से लेगी, नेक्स्ट फ्रेंड से लेगी, आइदर यस पार्टी से लेगी, क्योंकि कोर्ट में तो फंड चाहिए ना। जो भी इंटरेस्टेड होगा तो डायरेक्शंस होगा कि मैम। आपको रीपेमेंट किया जाएगा बाद में। अगर कोर्ट ने अपने ही किसी बंदे को एज अ गार्डियन अपॉइंट करके दिया है, तो वो अपने जेब से भर रहा है, तो कोर्ट उसको भर के नहीं देगी क्या? वो खर्चा करेगा तो कॉस्ट के थ्रू उसको बाद में तो भर के मिलेगा ना। यस मैम। यस मैम। समझे? तो यही है 1 2 3 4। ठीक है। यस मैम। यानी कि माइनर की जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसमें से एक्सपेंस होंगे, और वो एक्सपेंस उस कोर्ट के बंदे को दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रॉपर ऑफिसर कहा ना, यानी बेचारे के पास कोई नहीं था, तो कोर्ट ने एक प्रॉपर ऑफिसर भर के दिया। प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है? अपने जेब से खर्चा कर रहा है। अब भर के कहाँ से दिया जाएगा? जो माइनर की मैम प्रॉपर्टी है उससे जो पर एक्सपेंस वो होंगे उसमें प्रॉपर्टी से भर के देगा। मैम पर अगर वो प्रॉपर्टी का केस है तो वो प्रॉपर्टी तो तभी मिलेगी ना जब उसके उसके फेवर में डिक्री आएगी।
तो अगर उसके अगेंस्ट डिक्री आती है तो उसका उसका एक्सपेंस कैसे कवर होगा? क्योंकि अगर वो जजमेंट डेटर हारता है तो और वो मेजर है तो वो तो दे देगा, लेकिन अगर माइनर हारता है तो वो कहाँ से देगा फिर? सिक्योरिटी जो लिए, यस मैम। सिक्योरिटी जो लिए, सिक्योरिटी तो लिए ना। मैम सिक्योरिटी तो अगर वो कोर्ट ने अपॉइंट किया था जो भी इंसान को, तो सिक्योरिटी तो उसने दी है ना, तो उसके पैसे हाँ क्यों खर्च होंगे? ठीक है, आपका ये कहना है कि अगर वो हार गया तो कोर्ट क्या करेगी, मतलब कोर्ट क्या करेगी, कॉस्ट के थ्रू उसको कंपनसेट करके देगी, कंपनसेशन उसको दिया जाएगा। अगर समझो अगर मैं आपको ऐसे भाषा में मैम बोलूं फिर वो कहाँ कि से देगी माइनर मैम? नल्ला है। हाँ कहाँ से देगी जब हार जाएगी ये तो माइनर तो? अरे सुनो ना यार, कहाँ से देगी, वही तो बता रही हूँ ना। मैंने इसलिए बोला कि समझो माइनर नल्ला है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भिखारी है। एट द एंड ना उसके यस पास मैम। प्रॉपर्टी है ना कुछ है, वो रास्ते पे आ गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है। अभी कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ने तो अपना ऑफिसर अपॉइंट करके दे दिया, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, अब खर्चा कौन भरेगा? तो कोर्ट क्या करेगी, जो भी एक्सपेंस होते हैं ना, वो वहां से उसको कॉस्ट में कंपनसेट करके देगी, यानी कि जैसे लीगल एड, उसमें से उसका जो यस कॉस्ट मैम। होगा उसको भर के दे देगी, समझो बात। ओके मैम। तो ओके लीगल एड मैम। काय के लिए रखा है, इसके लिए रखा है ना, कि भैया अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ तो पड़ा है ना बैकअप में, इसके लिए वो लीगल एड में जैसे कॉस्ट भरते